Good morning to all of you. Today's my topic is Michael Foucault. तो माइकल फूको एक फ्रेंच फिलोसफर थे, हिस्टोरियन और सोशल थ्योरिस्ट थे जो पावर, नॉलेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल प्रिजन, स्कूल और हॉस्पिटल्स की स्टडी की और बताया कि किस तरह ये इंस्टीट्यूशन सेंटर और डिसिप्लिन करते हैं पीपल को। इनकी फेमस बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961। अच्छा, आपने बोला प्रिजन और क्या बोला बेटा? हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। स्कूल। ठीक है, एक मिनट रुको। अच्छा, आप बताओ भाई, लड़की के बीच में है। चलो जेल तो हम समझ सकते हैं ना, स्कूल में कैसे डिसिप्लिन करते हैं लोगों को? करते हैं बच्चों को डिसिप्लिन स्कूल कैसे? में सर जो भी जैसे स्टूडेंट है उनको तो एक तरीके से शिक्षा ही दी जा रही है ना, डिसिप्लिन हो रहे हैं उनको, मतलब जैसे रूल्स भी है जो उनको फॉलो करने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो डिसिप्लिन है ना। और हॉस्पिटल में बेटा? हॉस्पिटल में भी सर जैसे कोई मरीज है उसको भी तो डिसिप्लिन में रहना है। हाँ, ये खाओ वो मत खाओ, है ना, या ये दवाई लो, है ना। अच्छा बोलो, शाबाश भाई, गुड। इनकी फेमस बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961। अच्छा, यह बुक मेंटल इलनेस एंड सोसाइटी के बीच रिलेशन का स्टडी करती है वाह। और फोकल दिखाते हैं कि कैसे हिस्ट्री में मैडनेस को समझने और उसका इलाज करने के तरीके बदल दिए हैं। वाह। इनकी सेकंड बुक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963। बर्थ ऑफ द क्लिनिक। क्लिनिक समझते हैं आप? आजकल देखो सब जगह लिखा होता है डेंटल क्लिनिक, फलाना क्लिनिक, वो वाला क्लिनिक। ठीक है, कैसे पैदा हुआ क्लिनिक? अच्छा, आगे। इस बुक में उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हाँ। बारे में बताया है और कैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के माध्यम से पावर एक्सरसाइज की जाती है। देखो, मतलब फूको जैसे आपको बताएंगे शायद, ये फूको किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके इतिहास में जाते हैं। पहली बार डॉक्टर ने क्लिनिक कब बनाया, क्यों बनाया और किस तरह से उसका महत्व क्या हो रहा है, चेंज। तो वो जैसे वो करता था ना, कार्ल मार्क्स भी इतिहास में जाता था, हीगल भी आता था, वैसे ये भी इतिहास में जा करके चीज़ों के उद्भव को निकालता है। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इनकी थर्ड फेमस बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश्ड 1975। यह बुक प्रिजन और पनिशमेंट के सिस्टम को एनालाइज करती है हाँ। और फोकल्ट को पैनॉप्टिकॉन का कंसेप्ट भी इस बुक में दिया गया है। अच्छा, डिसिप्लिन एंड पनिश्ड। देखो, ये किताब आती है पेनॉप्टिकॉन। कोई बच्चा बताएगा? बेंथम किसने पढ़ा है? क्या है पेनॉप्टिकॉन? बताओ बेटा, कितना? सर मतलब इनविजिबल डर होता है, ये इसमें उन्होंने बताया कि इनविजिबल डर होता है, जैसे लोगों को मतलब कि जैसे लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ था, कोरोना आया था ना। हाँ। तो लोग जैसे घर में थे उनको डर था कि पुलिस की गाड़ियाँ बाहर से घूम रही है। हाँ। जैसे शायद मतलब पुलिस वाले ऐसे डरा, मतलब ऐसे ही क्या करते पुलिस वाले, उतना तो कुछ नहीं करते पर तो लोगों को डर था। लोगों के मन में खुद डर हो जाता है। अच्छा, कोई और बताएगा भाई? बेंथम ने जो पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट दिया, क्या था वो? कोई बताएगा क्या था वो पेनॉप्टिकॉन का? जो मतलब बेंथम ने दिया था पर इसने उसको दोबारा कोट किया। इसमें किसमें बोला आपने? किताब का नाम क्या बोला? डिसिप्लिन एंड पनिश्ड। हाँ, वो जेल की मॉडल है, याद किसी को? भूल गए कि एक ऐसी जेल होगी जहाँ पर बीच में जेलर बैठा होगा, आपको नहीं दिखेगा पर जेलर आपको दिख सकता है। तो आपको ये खौफ रहेगा कि जेलर मुझे देख रहा है, और लोग खुद को खुद ही डिसिप्लिन करना शुरू कर देंगे। वो प्रोसेस है कि हमेशा कोई ना कोई हमें देख रहा है, एक छुपी हुई आँख हम पर है, वो वाला कॉन्सेप्ट इसने दोबारा बताया। आगे बोलो, शाबाश बेटा। पैनॉप्टिकॉन क्या है? तो पैनॉप्टिकॉन एक सर्कुलर प्रिजन स्ट्रक्चर है। हाँ। और यह सिस्टम मॉडर्न सर्विलेंस और कंट्रोल सिस्टम को समझने में हेल्प करता है अच्छा। और लोगों को लगता है कि उन्हें हमेशा कोई देख रहा है। अच्छा। इनकी फेमस बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969। वाह। अच्छा। इस बुक में फोकल्ट ने अपने रिसर्च मेथड्स और डिस्कोर्स को एनालाइज किया है। हाँ। ये उनकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अच्छा, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नॉलेज। 1969। और इसमें क्या बोला उन्होंने? सर उन रिसर्च मेथड और डिस्कोर्स को मतलब विश्लेषण किया उसका। वाह। अच्छा। इनकी फिफ्थ बुक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 से 1984 और इसके मल्टी वॉल्यूम्स हैं और सेक्सुअलिटी और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन है यह बताया इन्होंने। अच्छा। अब पढ़ेंगे जेनोलॉजी ऑफ पावर। वाह। चलो। माइकल जेनोलॉजी ऑफ पावर का जो फ्रेमवर्क है अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में यूज़ किया जो पावर के हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर आधारित है। मतलब पावर की हिस्टोरिकल कैसे उत्पत्ति हुई और स्ट्रक्चर कैसा होता है पावर का, उसका एनालिसिस। कितना अच्छा बोला आपने, शाबाश। जेनोलॉजी मीनिंग इन फोकल्ट लैंग्वेज। हाँ। पावर के उद्भव और विकास का अध्ययन करना ही जेनोलॉजी है। वाह। पावर की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, शाबाश। कि कैसे पावर सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहा है और लोगों ने उसे क्या शेप दी है। वाह। जेनोलॉजी फोकल्ट अप्रोच। तो सबसे पहले फ्रेडरिच नीत्शे से अफेक्टेड
तो फोकाल्ट ने निश्चय से जेनोलॉजी के कंसेप्ट को अपने वर्क में अडॉप्ट किया और निश्चय कहते हैं कि ट्रुथ और मोरालिटी का कोई यूनिवर्सल ओरिजिन नहीं होता, बल्कि वे हिस्टोरिकल और सोशल प्रोसेस के जरिए ही इवॉल्व होते हैं। और फोकाल्ट ने इस आइडिया को पावर और नॉलेज के संबंध के लिए यूज़ किया। रुको, आप क्या बोलता है निश्चय, फिर से बोलो, आपने बहुत अच्छी बात बोली। सर, निश्चय कहता है कि ट्रुथ और मोरालिटी का कोई यूनिवर्सल ओरिजिन नहीं होता, और बल्कि वे हिस्टोरिकल और सोशल प्रोसेस के लिए ही एवॉल्व किए जाते हैं। ब्यूटीफुल। इसकी परिभाषा करो, क्या बोला इस लड़की ने, समझाया आपको निश्चय क्या बोल रहा है? फिर से बोलो, आप फिर से बोलो। निश्चय कहते हैं कि ट्रुथ और मोरालिटी का ना कोई यूनिवर्सल ओरिजिन नहीं होता। ट्रुथ और मोरालिटी का इतना बस, अब कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? कोई कर सकता है? क्या बोला इसने? इंग्लिश बोली, समझ आई? सत्य और नैतिकता का कोई सार्वभौमिक परिमाप नहीं होता। क्या मतलब है बेटिया, बोल सकते हो आप? क्या मतलब है इसका? कोई बोलेगा, ट्राई करेगा? सत्य और नैतिकता का कोई सार्वभौमिक परिमाप नहीं होता, ये बोला निश्चय ने। आप थोड़ा आगे आओ, ये वाले बच्चे थोड़ा आगे आओ, 2 कदम है। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जब निश्चय ने ये बोला ना बेटा, उसने वेस्ट की फिलॉसफी को चुनौती दे दी। क्योंकि सुकरात क्या बोलता था? सुकरात बोलता था हम अपने तर्क से, ग्रीक का तर्क से हम सत्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त। और उसके शिष्य प्लेटो ने तो पूरी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिससे हम पूर्ण सच्चाई को क्या कर सकते हैं, प्राप्त। और ये क्या बोल रहा है कि जो एक सच्चाई है, और दूसरा क्या बोलते, 2 वर्ड क्या यूज़ किया आपने, सच्चाई और नैतिकता, ये हमेशा कॉन्टेक्चुअल होती है, यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, जब किसी समाज में बहुपति प्रथा थी हमारे पहाड़ों में, एक औरत के 3-4 भाई शादी होती थी, तो उनके हिसाब से वो कल्चर गलत थोड़ी था, उस औरत का सम्मान होता था। आज के हिसाब से वैसी शादी हम देखेंगे तो हम हंसेंगे, शायद हम उसको पसंद ना कर सके बहुपति प्रथा को, ठीक है, पर उस हिसाब से वो ठीक थी। मतलब अलग अलग से, फॉर एग्जांपल हमारे समाज में माँ बाप बच्चों की शादी कराते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। अगर वेस्ट में आप देखेंगे तो इसको वो अपराध समझेंगे, ये बच्चे व्यस्क हो गए, आप कौन होते हैं, बच्चे अपना, है ना। तो वो हमारे हिसाब से हमारी नैतिकता है, उनके हिसाब से उनकी नैतिकता है। तो फुको ने जो स्टेटमेंट दी बेटा ज़बरदस्त है। इसने निश्चय ने, इससे उसने वेस्टर्न फिलॉसफी की जो आधारशिला थी ना, कि हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल क्या होती है मॉरलिटी, उसको उस बंदे ने हिला दिया, शेक कर दिया निश्चय ने। निश्चय ऐसा महामानव है, एक ऐसा विचारक है, पता नहीं आप देखा कि नहीं देखा, बड़ी बड़ी मुच्छों वाला जर्मन विचारक है, जीवन भर एक असफल आदमी था। उसको मानते हैं फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। कई पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारक है आपका फुको। इन सब को के लिए रास्ता बनाने वाला जो महापुरुष है उसका नाम है निश्चय, जिसकी किताब थी डज स्पीक ज़रूरथरा, ठीक है। सब आपके सिलेबस में ना हो पर ये आगे काम आएगा आपको, है ना। तो उसी ने सबसे पहले ये शब्द यूज़ किया जो मैडम बता रही है आपको, जीनियोलॉजी। इसको प्रॉपर फिर ज़्यादा फेमस यूज बनाया फुको ने, है ना। शाबाश बेटा, आगे बोलो। सेकंड है पावर का हिस्टोरिकल एनालिसिस। हाँ, फोकाल्ट का जो जेनोलॉजी पावर के ट्रेडिशन आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है, पावर के ट्रेडिशनल आइडिया को रिजेक्ट करता है। ब्यूटीफुल, आगे बोलो। और पावर को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी तक सीमित करने के बदले वो सोसाइटी के हर कोने में देखते हैं, ब्यूटीफुल, आगे बोलो। शाबाश। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन और फैमिली। हाँ, अब देखो फुको ने एक लाइन बोली, हमारी पता क्या समस्या है, बोला हॉब्स का जो लेविथान था वो तो मार दिया हमने, लेविथान था। आज जब भी आपको बोलते पावर किसके पास है, तो आपके पास नज़र में आएगा नरेंद्र मोदी, आगे पास आएगा डोनाल्ड ट्रंप। खुद सोचो, मैं बोलूँ सबसे पावरफुल की व्यक्ति का नाम बताओ इंडिया में कौन है आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश में कौन है सीएम? नाम क्या है? सुखविंदर सिंह। अच्छा नाम है, जोर से बोलो, है ना। ऐसा लगता है ना, हमें क्या लगता है, वो लगता है क्या लगता है। तो बोला ये जो उस टाइम की सोच थी ना उसकी, लेविथान वाले की, वही हमने रखी हुई है। जबकि हमें समझ नहीं पाए कि एक टीचर भी क्या हो सकता है, एक मैडम, उसकी तस्वीर नहीं आपकी नज़रों में आएगी, पर इनडायरेक्टली वो मैडम का, उस गुरुजी का अपने बच्चों पे इतना प्रभाव है, बच्चे उनसे इतने इन्फ्लुएंस है, पर आप उसको महत्व नहीं दे रहे। एक डॉक्टर जिसको आप फ़ोन करते, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई खानी, कितना पावर है उसके पास, पर आप उसको फोकस नहीं कर रहे। और छोड़ो, एक माँ जो बच्चे को संस्कार दे रही है, उसका कितना प्रभाव है, आप बोलते उसमें पावर ही नहीं। या गाँव के देवताओं का देव समाज, उसके पास कितनी पावर, उसको हम सोचते नहीं। पावर सिर्फ कहाँ है, जो चुने हुए प्रतिनिधि है और जो नेता उसके पास है। ये बहुत गलत सोच है आपकी, समझे आप। ऐसा मतलब ऐसा इसने बोला। तो फुको चाहता है कि हम पावर को केवल एक टॉप में जो नेता बैठा उससे ना देखो, पूरे शरीर में जाके देखो। एक स्कूल टीचर तक, एक माँ तक, एक गांव का कोई दबाव समूह है उस तक, हर जगह पावर बहती है। पूरे जो मतलब जो एक पॉलिटिकल सिस्टम एक शरीर है ना, तो इसके पूरे बदन, तन बदन में जो नसें हैं उसके अंदर खून के रूप में क्या दौड़ती है,
शक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है। आप ऐसा मत देखो कि सिर्फ एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर है, गलत बात है। इससे आप भ्रमित होते हैं, आप पावर को, उसकी रियल ब्यूटी उसको समझ नहीं सकते आप। ऐसा बोला हमारे इस बंदे ने, ठीक है, आगे बोलो, शाबाश। सर फूको कहते हैं कि पावर एक नेटवर्क की तरह है जो हर इंडिविजुअल को शेप करती है। वाह, है ना, नेटवर्क की तरह। नेटवर्क मतलब जैसे टीचर से बच्चे को पावर, बच्चों के साथ पेरेंट्स जुड़ा हुआ है, समझे आप, इस तरह से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है पावर। शाबाश। अब हम करेंगे जिनोलॉजी ऑफ पावर के की एस्पेक्ट्स। हाँ तो पावर और नॉलेज का क्या रिलेशन है? हाँ, फौकल्ट कहते हैं कि पावर और नॉलेज एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और नॉलेज पावर को लेजिटिमाइज करती है। नॉलेज पावर को क्या करती है? लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज क्या होता है? ये बताएंगे बीच वाली लड़की, लेजिटिमाइज सुना आपने? वैध करती है, मतलब ज्ञान, हिंदी में बोलें इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान शक्ति को वैध स्थापित करता है। क्या मतलब है बेटा? दियार वाली लड़की आप बता। कानून हाँ, जैसे सर मतलब ज्ञान शक्ति को वैध का, कानूनी वैध का मतलब इसको दिल से लोग स्वीकार करते हैं, ऐसे समझो इसको। सर जैसे कोई भी कानून बनता है तो उसे मतलब सर सभी फॉलो करते हैं। अच्छा, चलो आपने अच्छी ट्राई की। कौन बोलेगा? आप बोलेंगे भाई। ज्ञान शक्ति को वैध स्थापित करता है, समझे बेटा? कोई कैसे? जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, ज्ञान है जी मुझे, बड़ी किताबें पढ़ी मैंने, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगा ना, आप मेरी बात फॉलो करो, क्योंकि मुझे नॉलेज है, ठीक है, और मेरी पावर है आपके ऊपर। तो आप मतलब नॉलेज को, सॉरी, पावर को नॉलेज जस्टिफाई करता है। कि आप बोलेंगे मैं टीचर की बात क्यों मानूं? यार इन्होंने PhD की है, इन्होंने डिग्री प्राप्त की, नेट निकाला है, इनकी बात सुनो, चैलेंज मत करो इनको, इनके पास नॉलेज है। सिर्फ ये बोलूँ कि इसके पास पावर है तो आप विरोध कर सकते हैं कि पावर देखेंगे इसको, पर आप बोल नहीं, इसके पास नॉलेज है। तो ज्ञान शक्ति को हमेशा नॉलेज जस्टिफाई करता है, समझे आप? इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ और अच्छा, कुल्लू का उदाहरण दूँ, बहुत बढ़िया। चलो अब तो सिस्टम चेंज हो गया ना। देखो, ये जो रघुनाथ जी है, ये कुल्लू के राजा के ये क्यों रिश्तेदार हैं? बोलो बोलो, क्यों रघुनाथ जी कुल्लू जी के राजा जी की क्लोज क्यों थे? क्योंकि कुल्लू के राजा ने उनको यहाँ लाया था। और एक ज़माने जब राजपाट था तो उसके पास पावर थी, तो उसको ज्ञान, उसको क्या हो गया? देवते का सबसे बड़ा वो कौन हो गया? कुल्लू का राजा। ज्ञान हो गया ना, देवते के साथ है वो, तो करेंगे आप उसका विरोध? ऐसे ही मंडी में जो माधुराय जी है, वो किसके पास था? मंडी के राजा के पास। मतलब हमेशा, चाहे धर्म का ज्ञान हो, पूजा पाठ का ज्ञान हो, चाहे सब्जेक्ट का ज्ञान हो, हमेशा वो शक्ति के साथ चलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसा बोलता ही। आगे चलो, शाबाश बेटे। तथा फूको कहता है जो पावर है वो न्यू नॉलेज सिस्टम क्रिएट करता है। वाह, बहुत अच्छी बात बोली। पावर क्या करता है? न्यू नॉलेज सिस्टम क्रिएट करता है। गुड, बोलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिकल साइंस है ना, हाँ। तो वो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जब गोरे लोग आए, इन्होंने ये जो एलोपैथी लाई, जो नई जो सिस्टम आया, ठीक है, अब फिर से बोलो, लाइन बोलो, क्या बोलते हैं? पावर जो है न्यू नॉलेज सिस्टम क्रिएट करता गुड। देखो, जब ये ब्रिटिश लोगों ने हम पे कब्जा किया, गोरे लोगों ने कब्जा किया, इनकी नॉलेज थी एलोपैथी, और आज हम सब उन्हें एलोपैथी को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें दवाई खाओ, चिरफाड़ करो, आदमी को ठीक करो। ये महत्वपूर्ण हो गया। आपका योग, आपका आयुर्वेद, वो क्या हो गया? जोक कर रहे भैया, ये तो झूठ है, ये कोई सच नहीं है। जबकि उससे भी लोग ठीक होते थे। आपने देखा होगा, गाँव में पहले हड्डी जोड़ते थे लोग, गाय की भी और इंसान की भी। आज हम हॉस्पिटल जाते हैं, पर उनको हम क्या समझते हैं? वो तो नौटंकीबाज है, डॉक्टर साहब ठीक जोड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज हो, उनके पास पावर है ना, और उसको जस्ट, तो ये बात वो बता रही है। आगे बोलो, शाबाश बेटे। है। फौकल्ट का बायो पावर, जीवन पर शक्ति। तो फौकल्ट का फेमस टॉपिक है बायो पावर, हाँ। जिसमें वे कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट किस तरह इंडिविजुअल्स की जो बॉडी है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं वाह। मेडिसिन के माध्यम से। बताओ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पॉलिसी, सेंसस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो पावर के जरिए सोसाइटी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नाम लो, क्या क्या बोला आपने? हेल्थ पॉलिसी, सेंसस, वैक्सीनेशंस प्रोग्राम। वाह। सेंसस देखो कैसे, जब भारत में जनगणना हुई तो आपसे पूछा गया, हाँ जी, आप पहले से पूछेंगे, मान लो लड़की हैं आपकी, लड़का, तो बताना पड़ेगा मैं लड़की लड़का। उसमें क्या होगा? अगर उनके पास उस टाइम ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वो बंदा क्या हो गया ना बेला। या तो उसको लड़की में आना पड़ेगा या किस में आना पड़ेगा? लड़के में। और छोड़ो, बोलेंगे आप बताओ, आप ये 4 जाति है हमारे पास, आप फॉरवर्ड है, OBC है, डिप्रेस्ड क्लास है, बोलो जी किस में जाना? अब आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ मिक्स जैसे हुआ, पर आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा मैं इसमें हूँ। तो आपने लोगों को बांट दिया सेंसस के थ्रू, ठीक है, ये इस वर्ग में आ गए, ये इस वर्ग में आ गए। हेल्थ पॉलिसी कैसे कि बच्चों को ये वाले टीके लगाओ तो बच्चे ठीक हो गए। तो मतलब इस तरह से स्टेट जो है आपको पकड़ता है। ये जो कॉलेज है ना, कॉलेज स्कूल वगैरह, ये भी बेटा बायो पावर का उदाहरण है। आप लोगों को डिसने के बजाय कहाँ रखा गया है?
कॉलेज में भेजा गया है, स्कूल में भेजा गया है। यहाँ आपके विचारों को क्या करेंगे अतुल जी? वो शेप कर रही है सरकार अपनी पॉलिसी से, जो सिलेबस लगाया है, बजाय आपको डंडे से गुलाम बनाने के आपको समझा करके आपकी पावर को क्या किया जा रहा है, शेप किया जा रहा है। इसको ये कॉलेज इंस्टीट्यूशन भी क्या है, बायो पावर का उदाहरण है बेटा, कैसे आपको यूज़ किया जा रहा है। आगे बोलो, शाबाश। डिसिप्लिनरी पावर, अनुशासन शक्ति। तो डिसिप्लिनरी पावर मीन्स इंस्टीट्यूशंस के जरिए यानी कि स्कूल, प्रिजन या हॉस्पिटल इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्कूल में डिसिप्लिन के माध्यम से बच्चों को ओबीडेंट सिटीजन्स बनाया जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, फौकेल्ट कहते हैं कि पावर सिर्फ एक रूलर या अथॉरिटी तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर जगह डिस्पर्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम, हाँ। सीसीटीवी कैमराज एंड एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं जो फौकेल्ट की जिनोलॉजी ऑफ पावर है हमें यह समझाती है कि पावर एक डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हाँ। जो हिस्ट्री, नॉलेज एंड सोसाइटी के माध्यम से इवॉल्व होता है। और यह कंसेप्ट आज भी क्रिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल के लिए रेलेवेंट है। वाह, थैंक यू। धन्यवाद, ताली बजाओ।